33% महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में है सरकार। कल से शुरू हो रहा है संसद का विशेष सत्र। बिल का ड्राफ्ट सभी सांसदों को भेजा जा चुका है, लेकिन विपक्ष का बवाल परिसीमन को लेकर है। सरकार इसके साथ ही परिसीमन को लेकर भी बिल ला रही है और उसमें जो जनसंख्या का आधार है वो 2011 को बनाया जा रहा है, जबकि विपक्ष की मांग है कि जो नई जनसंख्या है उसके आधार पर ही सीटों का बंटवारा हो और सीट डिसाइड किए जाएं। 2026 में कंसेंसस होना था। कंसेंसस होने के बाद डिलिमिटेशन होना था। और वुमेन बिल तो पहले ही पास कर दिया गया है 2023 में, सर्वसम्मति से किया गया है। और इस समय जब चुनाव चल रहे हैं, 40 तमिलनाडु के और 42 बंगाल के एमपी इलेक्शन में हैं, यानी कि आप ये समझें कि 82 एमपीज आउट ऑफ 543 एमपीज बिजी। तो क्या ऐसी जल्दी? सिर्फ ये राजनीति का खेल खेल रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। उसके अलावा अनुमान के मुताबिक तकरीबन 850 सीटें जो हैं वो लोकसभा में होंगी। वीडियो संजय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज स्टेट टीवी उत्तराखंड। बसपा प्रमुख मायावती ने आज अपने कैंप कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए बसपा प्रमुख मायावती ने दूसरे दलों पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा, कल अंबेडकर की जयंती के मौके पर लोग नीला कपड़ा पहनकर टहल रहे थे। इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें आईं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है वो समझता है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो दलितों का विकास चाहती है। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी का जो मूल वोटर है वो उसके साथ हमेशा खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। मेरा ये कहना है कि बीएसपी के बेस वोट अर्थात दलितों के वोटों को लुभाने के लिए पिछले कुछ समय से यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ अपने अधिकांश कार्यक्रमों में बीएसपी के नीले रंग को ही विभिन्न रूपों में इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका दलितों पर कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन पर केवल बीएसपी के नीले रंग का ही असर पड़ता है, अन्य किसी और रंग का नहीं। दरअसल ये तंज अखिलेश यादव पर मायावती कर रही थी, क्योंकि कल एक तस्वीर आई थी, इसमें अखिलेश यादव ने नीला गमछा पहन रखा था। इसके साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने की जो बात हो रही है वो अगर जमीन पर उतरेगी तो उसका स्वागत करेंगी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी पहले से ही महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात करती रही है। लोकसभा में व राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को काफ़ी लंबे इंतजार के बाद ही सही व अन्य इसे आगे बढ़ाने की अब इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। हालांकि बहुत डिले है, फिर भी हमारी पार्टी इसका, चाहे वो डिले भी हो गया, फिर भी इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। महिलाओं को देश की संसद, लोकसभा में व राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण की बात आगे बढ़ रही है, तो इसमें किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा करना उचित नहीं होगा। लखनऊ से उड़न सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। पिछले 21 वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार बैठे हुए थे, लेकिन कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया और नए मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी का चयन किया गया और आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। वो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने यहाँ पर शपथ ग्रहण किया है। पूरी तैयारी कल से ही लगी हुई थी और आज लोक भवन में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और विजय चौधरी भी शपथ लिए। तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित तमाम बड़े नेता बीजेपी के यहाँ पर मौजूद थे। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने आज शपथ ग्रहण करने से पहले सम्राट चौधरी को अपना आशीर्वाद दिया। तो एक तरह से कहा जाए कि 21 वर्षों का नीतीश कुमार का जो शासनकाल था वो शासनकाल खत्म हुआ और अब बीजेपी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार का गठन हुआ है और सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उनके सामने चुनौती है कि नीतीश कुमार का जो लंबा अनुभव है और जो बिहार के विकास में उन्होंने एक लकीर खींची है और उनके काम को कैसे आगे बढ़ाएं। हालांकि बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार ने जो विकास का जो मॉडल तैयार किया है उसी मॉडल को सम्राट चौधरी
और आगे बढ़ाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ आदित्य झा, पटना। नोएडा में श्रमिकों के हंगामे के जिम्मेदार माने जा रहे सोशल मीडिया हैंडलों के खिलाफ भी अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा पुलिस ने 2 एक्स अकाउंट पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। साइबर क्राइम थाने में यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रियंका भारती के नाम से एक अकाउंट बनाया गया था और एक डॉक्टर कंचन यादव के नाम से अकाउंट बनाया गया। उन अकाउंट से जो वीडियो, जो सूचनाएं प्रसारित की गई, उन सूचनाओं से श्रमिकों में असंतोष फैला, इस तरीके का जिक्र एफआईआर के अंदर किया हुआ है। आतंकी श्रेणी में इन को माना गया और मध्य प्रदेश की एक वीडियो, जिस वक्त पुलिस एक शराबी को गिरफ्तार कर ले जा रही थी, उस वीडियो को नोएडा का बताकर सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया और वो काफ़ी वायरल भी हुआ, जिसको लेकर पुलिस अब तमाम ऐसे सोशल मीडिया के अकाउंट, जिन अकाउंट के जरिए अफवाह फैलाई गई है, उन अकाउंट पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में ट्विटर हैंडल बनाए गए, बड़ी संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। उसी जांच के दौरान अब ये एफआईआर साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अफवाह फैलाई, नोएडा का माहौल खराब किया, पुलिस की छवि धूमिल की, ऐसे सभी लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। फेक नैरेटिव के जरिए सोशल मीडिया पर कुछ फेक वायरल वीडियो करवा के और लेबर को दोबारा से इंसाइट करने और यहाँ के माहौल बिगाड़ने को कोशिशें की गई हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में 2 नई एफआईआर लिखी गई हैं और उसमें आगे हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस दिशा में 18 ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है जो विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से फॉल्स नैरेटिव डाल के लेबर को हिंसा करने के लिए और फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए उकसा रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अमित चौधरी। नोएडा में श्रमिकों द्वारा किए गए प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी के मामले की जांच अब एसटीएफ को सौंप दी गई है। एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है और शुरुआती जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि इस दंगा भड़काने से पहले रविवार को 140 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और तकरीबन 5 अकाउंट ट्विटर पर बनाए गए थे। 50 के आसपास अकाउंट की बात सामने आ रही है जो ट्विटर पर बनाए गए और इन अकाउंट के जरिए दंगा भड़काने की कोशिश की गई। काफ़ी लोग ऐसे थे जो बाहर से इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हुए और उनकी मंशा केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की थी और भारी लोगों ने शामिल होकर इस प्रदर्शन को उग्र किया। फिलहाल इस मामले में 400 के आसपास लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब एसटीएफ को उन लोगों की तलाश है जिन लोगों के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, व्हाट्सएप एडमिन थे या जो एक्स पर बनाए गए तमाम जो हैंडल्स थे, उनको बनाने वाले लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सभी लोग रडार पर हैं। दूसरी तरफ नोएडा में बढ़ते आंदोलन को देखते हुए, आक्रोश को देखते हुए 6000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। तमाम वरिष्ठ अधिकारी पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ऐसे इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां पर प्रदर्शन किया जा सकता है, यानी 34 सेक्टरों में बांटा गया है पूरे नोएडा को सुरक्षा के लिहाज से। इसके अलावा 300 के आसपास ऐसी जगह थी जहाँ पर तोड़फोड़ की गई। उन तमाम जगहों को सुरक्षित करने के लिए फिलहाल पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। सरकार के आदेश के बाद जो वर्कर्स की सैलरी बढ़ाई गई है, उस सैलरी को लेकर वर्कर की मांग थी कि कंपनी के बाहर उसको लगाया जाए, कितनी सैलरी दी जाएगी। तो कुछ कंपनियों ने कंपनी के बाहर सैलरी की रेट लिस्ट लगा दी है। मैं सेक्टर 63 में मौजूद हूँ। तमाम जो पुलिस बल हैं वो भी आपको तैनात यहाँ पर दिखाई देंगे। एहतियातन 6000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को आज नोएडा के अंदर तैनात किया गया है। जो बोर्ड लगाया गया है सैलरी का, सबसे पहले उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से स्लिप लगाई गई है। इस चीज़ की मांग की जा रही थी। जो कम स्केल्ड हैं उनको 15,059 रुपये दिया जाएगा और जो कुशल हैं उनको 16,868 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इसी तरीके के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए थे और जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी उसकी तरफ से इसे सिफारिश की गई थी। कुछ श्रमिक भी हमारे साथ मौजूद है सेक्टर 63 में, उनसे बात करने की कोशिश कर लेंगे। अब सैलरी बढ़ी है, कितने संतुष्ट हो आप लोग? सर हम लोग का 20 से 22 होना चाहिए, 20 से 22 होना चाहिए हम लोग का सैलरी, तब हम लोग को गुजारा होगा, हम लोग का बच्चा पढ़ पाएंगे, नहीं तो हम लोग का बच्चा पढ़ नहीं पाएंगे। तो आज काम पे नहीं जाओगे? हम लोग काम पे नहीं जाएंगे। हम लोग छुट्टी पे हैं, जब तक सैलरी बढ़ेगा नहीं तब तक कोई काम करेगा नहीं। कितने में क्या होने वाला सर जी? 11,000 से 13,000 की है। कितने घंटे काम कराते हैं? 11,000 में 8 घंटा और सिंगल ओटी 50 रुपया घंटा। और 1 घंटे में काम ऐसा लेते हैं कि मतलब बाथरूम जाना है तो उसके लिए भी टाइम नहीं मिलता है और वे हड़क के बैठा देते हैं, अभी नहीं जाना, छुट्टी में जाना, 2 घंटे बाद जाना। अब काम पे जाओगे नहीं जाओगे, क्या चाहते हो? नहीं जाएंगे सर। इतने में क्या होने वाला सर जी? गैस ऊपर बढ़ गया, राशन ऊपर बढ़ गया, हर चीज़ की महंगाई है, बाल बच्चे हैं। जो श्रमिक हैं इनका सीधे तौर पर कहना है कि इस सैलरी में गुजारा नहीं होगा, 20,000 से 22,000 सैलरी मिलेगी तभी काम पर जा पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा।
नोएडा में चल रहे प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अब सैलरी बढ़ाने के बाद और तमाम मांगे मानी जाने के बाद अगर गलत तरीके से प्रदर्शन किया गया तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन ने आउटसोर्सिंग वाली कंपनियों पर लगाम कसते हुए सीधे तौर पर बयान दिया है कि आउटसोर्सिंग वाली जो कंपनियां हैं वो अगर श्रमिकों को किसी कंपनी में नौकरी दिलाती हैं और उसको कंपनी से मिलने वाला पूरा वेतन नहीं देती हैं, बीच में अपना कट लेती हैं, तो ऐसी कंपनियों की शिकायत मिलने पर उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर मेधा रूपम ने स्पष्ट तौर पर तमाम आउटसोर्सिंग वाली कंपनियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि तय मानकों के आधार पर श्रमिकों को नौकरी दी जाए और दूसरी तरफ जो कंपनी संचालक हैं वो अपने कर्मचारियों को तय नियमों के आधार पर तमाम सुविधा दें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी फिलहाल आदेश दिए गए हैं ताकि नोएडा के श्रमिकों को सरकार की नियमों के अनुसार तमाम सुविधाएं मिल सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी गठित करी जिसके द्वारा श्रमिकों की मुख्य मांग वेतन बढ़ोतरी को माना गया है और गौतम बुद्ध नगर में वेतन बढ़ाया गया है। औद्योगिक इकाइयां और श्रमिकों के बीच में कई जगह कड़ी है संविदाकारों की, जिनको हम आउटसोर्सिंग एजेंसी भी कहते हैं। उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर उनके द्वारा किसी भी उनके एम्प्लॉय या श्रमिक द्वारा कोई भी उपद्रवी व्यवहार किया जाता है या वायलेंस किया जाता है, उसके लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी, उनका लाइसेंस टर्मिनेट किया जाएगा और उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। नासिक के अशोका मार्ग पर इसी बिल्डिंग के अंदर टीसीएस का ऑफिस है और इस ऑफिस में तकरीबन 150 कर्मचारी काम करते हैं। उनमें से जो हिंदू कर्मचारी महिला है उनका धर्मांतर करने के लिए, उनको नमाज पढ़वाने के लिए कोशिश की गई, उनको यहाँ तक के मांसाहारी बनाने का काम भी किया गया। ये काम करने के लिए तौसीफ अख्तर, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ अंसारी और राजा शेख ये काम करवाते थे और इनमें शामिल थी नीदा खान जो अब फरार है। नीदा खान और इन सारे आरोपियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप था। उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करना है, आगे की रणनीति क्या होगी, इस बारे में चार्ट किया जाता था और ये चार्ट पुलिस के हवाले लगे हैं। इन सारे हिंदू कर्मचारी महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, उनके नज़दीक जाना, उनको गलत तरीके से हिंदू धर्म के बारे में बात करना, इस प्रकार की जो कोशिश है वो की जा रही थी तौसीफ अख्तर और रजा मेमन के ओर से। इन सारे लोगों के साथ नीदा खान जो है उसका ये व्हाट्सएप ग्रुप था और नीदा खान जो है इन हिंदू महिला कर्मचारियों को इन सारे लोगों के पास भेजती थी, ऐसा भी आरोप है। यहाँ तक कि जो 9 शिकायत नासिक पुलिस के पास पहुंची है उसमें एक हिंदू पुरुष कर्मचारी भी है और उसका भी धर्मांतर पूरी तरह से कर दिया गया है, ये जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस के पास तकरीबन 9 शिकायत आई है, 7 आरोपी इनमें बताए जाते हैं, उनमें से 6 गिरफ्तार है। जो ऑपरेशन हेड है अश्विनी चेतानी, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। नीदा खान जो है वो फरार है और पुलिस इस सारे मामले में कोर्ट के सामने जो आरोपी है उनकी रिमांड मांग रही है। ओडिशा के मयूरभंज में पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों के बीच भिड़ंत हो गई है। इस पूरे हिंसाकांड में 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, वहीं कई स्थानीय लोग अभी भी अस्पताल में इलाजरत हैं। इस पूरे हिंसाकांड की शुरुआत एक मिड डे मील से शुरू हुई। मिड डे मील में खराबी होने की वजह से 120 से ज़्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत है। वहीं इसी बीच इस वजह से एक बच्ची की मौत भी हो गई। जब पुलिसकर्मी डेड बॉडी को गांव लेकर पहुंचे परिवार के लोगों को इसका हस्तांतरण करने के लिए, तभी ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया और प्रशासन पर सवाल उठाते हुए हिंसा भड़क गई। इस पूरे हिंसा में स्थानीय लोगों ने कपड़े के आग के गोले बनाकर पुलिस वालों पर दे मारा, तो वहीं पुलिस वालों ने भी लाठीचार्ज किया। इस पूरे हमले में 7 पुलिसकर्मी घायल हैं। कई स्थानीय लोग जो है वो अभी भी अस्पताल में इलाजरत है। मौजूदा स्थिति ये है कि ग्राउंड लेवल पर सारे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है।
आला अधिकारी मौजूद रहकर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं किसी भी अप्रिय स्थिति को से निपटने के लिए पुलिसकर्मी भी भारी तादाद में मौजूद है। ओडिशा से शुभम कुमार। सतुआ संक्रांति के मौके पर भगवान रामलला को सतुआ का भोग लगाया गया। दरअसल इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम के अनुसार भगवान रामलला को गर्मी का एहसास न हो, इसलिए उनके राग भोग में परिवर्तन किया गया है। इस समय भगवान रामलला को सतुआ के साथ दही, छाछ और रबड़ी का भोग लगाया जा रहा है। दरअसल भगवान रामलला 5 वर्ष के बालक के रूप में विराजमान है और वे प्राण प्रतिष्ठित हैं। श्रद्धालुओं का भाव है कि जिस तरह से 5 वर्ष के बालक को सर्द और गर्म का एहसास होता है, उसी तरह से भगवान रामलला को भी सर्द गर्म का एहसास होता है। मौसम के अनुसार भगवान रामलला के राग भोग और वस्त्र में परिवर्तन किया जाता है। इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी का मौसम को देखते हुए भगवान रामलला को सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। भोग में सतुआ है, लस्सी है, दही है, छाछ है, रबड़ी है, इसका भोग लाया जा रहा है ताकि भगवान रामलला को गर्मी का एहसास न हो। इसके लिए उनके मंदिर में कूलर लगाए गए हैं, AC भी लगाया गया है ताकि भगवान रामलला को गर्मी का एहसास न हो। शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। मुंबई के BKC में मेट्रो लाइन 2B के निर्माण काम के दौरान बुधवार तड़के एक भीषण हादसा हुआ। जानकारी ये है कि निर्माण काम में लगे एक 400 टन का क्रेन प्रीकास्ट बीम को उठाते हुए टेक्निकल कारणों के कारण पलट गई। हालांकि शुरुआत में जानकारी ये आई थी कि मेट्रो के कामकाज के दौरान एक बीम जो है वो नीचे गिर गया, जिसमें कई मजदूर जो है वो घायल हो गए। हालांकि बाद में MMRDA की तरफ से ऑफिशियल जानकारी दी गई और ये कहा गया कि इस हादसे में कोई भी मजदूर घायल नहीं हुआ है और बीम गिरा नहीं, बल्कि क्रेन पलटने की वजह से बीम एक तरफ झुक गया। आपको बता दें कि ट्रैफिक की समस्या ना हो, इसलिए बाद में यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया। साथ ही एक 600 टन का क्रेन मंगाकर घटना स्थल को क्लियर किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर 2002 में हमला हुआ था, जिस पर कई आरोपी बनाए गए थे और ये केस लंबे समय से चला रहा था। पर आज वाराणसी के MP MLA कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है और इसके बाद लगातार खुशी की लहर है। अभय सिंह, दिनेश सिंह और उनके साथी जो इस केस में आरोपी थे, सभी आरोपियों को वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। MP MLA कोर्ट का साफ तौर पर यह कहना है कि जो साक्ष्य मिले हैं वो नाकाफी थे और साक्ष्य जो भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए उसमें बहुत सारे साक्ष्य साफ नहीं थे। ऐसे में सभी आरोपियों को दोष मुक्त किया जाता है और इसके बाद वाराणसी कोर्ट परिसर से अभय सिंह बाहर आते हैं और उन्होंने बातचीत करते हुए ये भी बताया कि उन्हें किस तरीके से गलत आरोपों में फंसाया गया। उन्होंने धनंजय सिंह के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए, यहाँ तक कहा कि अपराधी होते हुए किस तरीके से वो घूम रहे हैं और उन्होंने कहा कि सच की जीत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में जो धनंजय सिंह की तरफ से वकील हैं, उन सभी लोगों का कहना है कि अब इस फैसले के विरोध में उच्चतम न्यायालय में अपील की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। ताजनगरी आगरा के आगरा स्टेडियम में लगातार 1 तारीख से 19 तारीख तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग अगर देखा जाए तो 12 जिलों के 19,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था और इसमें लगातार ये सिलेक्शन होना था। तमाम जो अभ्यर्थी इस समय सिलेक्ट हुए हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं कि कैसा इस समय उनको महसूस हो रहा है। ये बताइए, सिलेक्शन हो चुका आप लोगों का? जी हो चुका है। जी, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? एकदम बढ़िया लग रहा है। पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत आज सफल हुई है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या करना चाहते हैं आप आगे जाके, क्या सोचा है आपने? सर आगे जाके मैं पैरा में अप्लाई करूँगा। पैरा में अप्लाई करेंगे? जी सर। अच्छा, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको हुई इस भर्ती के दौरान? नो सर, ये मेरी पहली भर्ती है। मुझे काफ़ी सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिली और बहुत ही अच्छी भर्ती ये करा रहे हैं सरकार और काफ़ी अच्छा है। मेरा 3-4 महीने से मेरी तैयारी चल रही थी और मैंने सेकंड ग्रुप में फिजिकल मारा है, अपना रनिंग मारी है। लगातार ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। सामने मैं आपको ग्राउंड एक बार दिखा देता हूँ। अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि थोड़ा ग्राउंड दिखाने की कोशिश करें। देखिए,
लगातार 1 तारीख से ये भर्ती प्रक्रिया की जा रही थी। सुबह 3-4 बजे से ही अभ्यर्थियों की जो भीड़ थी, जो सैलाब था वो यहाँ बढ़ने लगता था। तमाम यहाँ पर दौड़ से लेकर तमाम यहाँ पे फिजिकल टेस्ट लिए जाते थे। उसके बाद जाकर कहीं ये प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाती है। तो सिलेक्शन लगातार हो रहे थे। करीब 12 जिले उत्तर प्रदेश के इसमें रखे गए थे और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर आज इन अभ्यर्थियों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है, क्योंकि उनका सिलेक्शन अब हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।